स्कूल के पहले ही दिन एक ठंडी मिजाज और सबसे अलग रहने वाली फीमेल सीईओ गुस्से से मुझे घेर लेती है। फिर वह एक प्यारी सी छोटी बच्ची को मेरी तरफ धकेलते हुए कहती है, अपनी बेटी का ख्याल खुद रखो। उस छोटी बच्ची को देखकर जिसका चेहरा कुछ कुछ मुझसे मिलता था, मैं पूरी तरह हैरान रह गया। रुको, मेरा तो सामान भी अभी तक अनपैक नहीं हुआ है, फिर ये बेटी कहाँ से आ गई? लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यह प्यारी सी बच्ची सच में मेरी ही बेटी थी और वह फ्यूचर से यहाँ आई थी। ये कहानी कुछ दिन पहले शुरू होती है। उस दिन एक छोटी सी टॉडलर उछलते कूदते अकीकावा कॉरपोरेशन की लॉबी में आ गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह सीधे यूकी अकीकावा की तरफ भागी, उन्हें कसकर गले लगाया और जोर से बोली, मॉमी। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। उस छोटी बच्ची ने सीईओ को मम्मी कहा था। यूकी अकीकावा कोमिनारी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह ऐसी सीईओ थी जो साल के 365 दिन बिना किसी छुट्टी के काम करती थी। क्या उसके सच में कोई बच्चा था? यूकी अकीकावा ने बहुत जल्दी खुद को संभाल लिया। उन्होंने धीरे से बच्ची को अपने से अलग किया, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उनके शरीर से निकलने वाली ठंडी ओरा पल भर में नरम पड़ गई। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ बहुत ही नरम आवाज में कहा, लिटिल वन, स्ट्रेंजर्स को मॉम ही नहीं बुलाते। अगर तुम्हें अपनी मॉम की याद आ रही है तो मैं अपने असिस्टेंट से तुम्हें उन्हें ढूंढने में मदद करने को कहूंगी, ठीक है? जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, उनके पीछे खड़ी असिस्टेंट की आंखें पूरी तरह फैल गईं। हमारी आइस फीमेल सीईओ कहाँ चली गई? छोटी बच्ची ने अपना सिर टेढ़ा किया और मीठी सी आवाज में पूछा, आप नाना को मम्मी क्यों नहीं बुलाने दे रही? ये कहते हुए नाना के गोरे और प्यारे चेहरे पर सिर्फ उलझन थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मॉमी उसे मॉमी क्यों नहीं बुलाने दे रही है। क्या मॉमी अब नाना को नहीं चाहती? ये सोचते ही उसके छोटे छोटे होंठ फूल गए और उसका चेहरा बेहद दुखी हो गया। उसे इस तरह देखकर यूकी अकीकावा खुद को थोड़ा बेबस महसूस करने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों अपने सामने खड़ी इस दुखी बच्ची को देखकर उनके अपने दिल में भी दर्द होने लगा। ये एहसास उनके लिए बहुत अजीब था, लेकिन एक बात तय थी, उनका कोई बच्चा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि पिछले 26 सालों में उन्होंने कभी किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया था। हालांकि वह कई अमीर परिवारों के हेयर्स को जानती थी, लेकिन उनमें से किसी के लिए भी उनके दिल में कोई भावना नहीं थी। फिर भी ये छोटी बच्ची बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी यूकी अकीकावा बचपन में दिखती थी, मानो दोनों एक ही मोल्ड से बनी हो। और सबसे अजीब बात, जब से उन्होंने पहली बार नाना को देखा था, तभी से उनके दिल की गहराइयों में एक अजीब सी अपनापन महसूस हो रहा था। मॉमी, क्या आप अब नाना को नहीं चाहती? यूकी अकीकावा को चुप देखकर नाना की आंखें लाल हो गईं। वो उन्हें बड़ी ही मासूम और बेबस नजरों से देखने लगी। उसे इस हालत में देखकर यूकी अकीकावा का दिल कस गया। उन्होंने बिना सोचे अपना हाथ बढ़ाया और उसे दिलासा देते हुए कहा, नाना, मैं सच में तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ये सुनते ही नाना जोर जोर से रोने लगी। मॉमी अब नाना को नहीं चाहती। नाना डैडी के पास जाएगी और डैडी से कहेगी कि आज रात मॉमी को मारें। यूकी अकीकावा यह सुनकर हल्के से हंस पड़ी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उनके पास खड़ी असिस्टेंट बोली, मिसेस अकीकावा, कामिनारी यूनिवर्सिटी में स्पीच आधे घंटे बाद शुरू होने वाली है। अगर हम अभी नहीं निकले तो देर हो जाएगी। ये सुनकर यूकी अकीकावा ने धीरे से सांस छोड़ी। वह खड़ी हुई और फ्रंट डेस्क पर मौजूद 4 लोगों की तरफ देखकर ठंडी आवाज में बोली, नाना पर नजर रखना, अगर बाद में उसके पेरेंट्स नहीं आते तो पुलिस को कॉल कर देना। ये कहने के बाद उन्होंने एक बार फिर जोर जोर से रो रही नाना की तरफ देखा। उनके दिल में बेचैनी थी, लेकिन वह रुकी नहीं और तेजी से बाहर निकलने लगी। अपनी मॉमी को जाते हुए देखकर नाना धीरे धीरे रोना बंद करने लगी। उसने आंसुओं से भरी आंखों से अपनी माँ की जाती हुई पीठ की तरफ देखा और सुबकते हुए नाक से कोड़ी। उसके छोटे से चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। अपनी पीठ पर पड़ रही उस नजर को महसूस करके यूकी अकीकावा के दिल में अचानक एक अजीब सा दर्द उठा। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, वह अचानक रुक गई। असिस्टेंट की हैरान नजरों के सामने वह मुड़ी, तेजी से नाना के पास वापस आई और बहुत ही नरम आवाज में बोली, नाना, मम्मी के पास आओ। जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले, वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। सबने अविश्वास से यूकी अकीकावा की तरफ देखा। खुद यूकी अकीकावा भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। ये शब्द बिना दिमाग से गुजरे अपने आप उनके मुंह से निकल गए थे, लेकिन उन्होंने इसकी कोई सफाई नहीं दी। मॉमी की आवाज सुनते ही नाना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और भागती हुई यूकी अकीकावा की तरफ आ गई। यूकी अकीकावा झुक गई और नाना को अपनी बाहों में उठा लिया। अपनी बाहों में उस छोटी सी बच्ची का इतना मासूम और बेबस चेहरा देखकर उनके होंठों पर अपने आप मुस्कान आ गई और जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो, उन्होंने धीरे से नाना के दोनों गाल दबा दिए। नाना ने अपने छोटे छोटे होंठ फुला लिए और करते हुए मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, मानो कह रही हो, मैं नाराज हूँ, पहले मुझे मनाओ। और वह इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। यूकी अकीकावा की आंखें मुस्कुराते हुए आधे चांद जैसी
हो गईं। उन्होंने अपनी पतली उंगली बढ़ाकर प्यार से नाना की ठोड़ी सहलाई। नाना ने अपना गला थोड़ा सिकोड़ लिया और अपना छोटा सा सिर यूकी अकिकावा की गर्दन में छिपा लिया। यूकी अकिकावा को इस नजदीकी से बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं हुआ, बल्कि उन्हें इस छोटी सी बच्ची का अपने इतने करीब होना अच्छा लगने लगा। उन्हें खुद भी ये बात बहुत हैरान कर रही थी। यूकी अकिकावा नाना को गोद में लेकर झुककर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। असिस्टेंट ने उनके लिए दरवाजा बंद किया और खुद आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गई। कार के अंदर यूकी अकिकावा ने अपना हाथ उठाकर नन्ना के चेहरे से आंसू पोंछे और धीरे से पूछा, नाना तुम मॉमी को ढूंढने यहाँ अकेली क्यों आई हो? डैडी कहाँ है? नाना ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और मासूम आवाज में बोली, नाना को नहीं पता, मैं अभी बाहर थी, फिर अचानक यहाँ आ गई। ये सुनकर यूकी अकिकावा चुप हो गई। उन्होंने सामने बैठी असिस्टेंट की तरफ देखा। असिस्टेंट की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से टैबलेट आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने अभी सर्विलांस चेक किया है, ये बच्ची अचानक हवा में से प्रकट हुई है। यूकी अकिकावा ने टैबलेट लिया और नाना के आने की पूरी रिकॉर्डिंग तेजी से देखी। बिल्कुल असिस्टेंट की बात सही थी। एक सेकंड पहले वहां कोई नहीं था और अगले ही सेकंड नाना लॉबी में खड़ी थी। उनके दिमाग में एक शब्द आया, टाइम ट्रैवल। उन्होंने इस संभावना के बारे में सोचा, लेकिन यह बात बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रही थी। फिर भी नाना को पहली बार देखते ही जो अपनापन उन्होंने महसूस किया था वह नकली नहीं हो सकता था। यही बात उन्हें और भी उलझा रही थी। उनकी नाजुक भौहें हल्के से सिकुड़ गईं, लेकिन कुछ कहने से पहले ही नाना ने अपना गोल मटोल छोटा हाथ उठाया और बहुत प्यार से उनकी सिकुड़ी हुई भौहों को सीधा करने लगी। यूकी अकिकावा लंबे समय तक अपनी गोद में बैठी इस छोटी बच्ची को देखती रह गई। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। नाना भी अपनी मॉमी को ही देख रही थी। जब मॉमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने अपना सिर टेढ़ा किया और उलझन भरे चेहरे से पूछा, मॉमी आप नाना को किस क्यों नहीं कर रही? पहले जब डैडी ऐसे करते थे तो मॉमी डैडी को गले लगाकर उन्हें बहुत सारी किस करती थी। इतना कहकर नाना ने खुद आगे बढ़कर यूकी अकिकावा के गाल पर एक किस कर दी। ये देखकर आगे बैठी असिस्टेंट ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया ताकि उसकी हंसी बाहर न निकल जाए। उसने मन ही मन सोचा, किसने सोचा था कि हमारी सीईओ का इतना वुमनली साइड भी होगा? फिर अगले ही पल उसके दिमाग में दूसरा ख्याल आया, अगर मिस अकिकावा मुझे चुप कराने के लिए मार ही दें तो? यह सोचकर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने मन ही मन कामना की कि काश वह इतनी तेज न होती। उधर यूकी अकिकावा भी अपने अंदर ऐसे भाव देखकर चौंक गई थी। लगभग उसी पल उन्होंने उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि उन्हें इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। आखिरकार उन्होंने कभी भी फैमिली बॉन्ड को ज्यादा महत्व नहीं दिया था। यहाँ तक कि कहा जा सकता था कि वह उनसे लगभग उदासीन थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर भविष्य में उनका पति और बच्चा भी हो तो भी वह नहीं बदलेंगी। हालांकि वह ऐसा सोच रही थी, फिर भी नाना जिस डैडी का बार बार जिक्र कर रही थी उसके बारे में उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अपने मन के उलझे हुए विचारों को झटक कर उन्होंने कहा, जाकर पता करो कि कहीं नाना किसी बिजनेस राइवल की इलिजिटिम चाइल्ड तो नहीं है। टाइम ट्रैवल जैसी बातों की तुलना में उन्हें यह ज्यादा संभव लगा कि नाना किसी बिजनेस राइवल की इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, लेकिन अपनी गोद में बैठी इस छोटी सी बच्ची को देखकर पता नहीं क्यों उनका मन इस बात पर विश्वास ही नहीं करना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। असिस्टेंट अभी भी उलझन में थी कि तभी यूकी अकिकावा फिर बोली, असिस्टेंट हिना, डॉक्टर साटो को इन्फॉर्म करो और डीएनए टेस्ट अरेंज करने के लिए कहो। कमिनार यूनिवर्सिटी की मीटिंग 15 मिनट्स के लिए डिले कर दो। ये सुनते ही असिस्टेंट हिना की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसके कुछ कहने से पहले ही यूकी अकिकावा ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या मुझे अपनी बात दोबारा दोहरानी पड़ेगी? असिस्टेंट हिना तुरंत होश में आई। उसने सिर हिलाकर कहा, नो मिस अकिकावा, मैं अभी सब अरेंज करती हूँ। यूकी अकिकावा ने हल्का सा सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपनी गोद में बैठी नाना की तरफ देखकर धीरे से पूछा, नाना तुम्हारा पूरा नाम क्या है और तुम कितनी साल की हो? नाना मुस्कुराई और बोली, दे मा ओन ऑफ माकियोनाई, दे ओ ओन ऑफ माकियोनाई, दे नाई ओन ऑफ माकियोनाई। फिर उसने 4 उंगलियां उठाई और खुशी से बोली, इस साल नाना 4 साल की हो गई है। यूकी अकिकावा हल्के से हंस पड़ी। उनकी आंखों में ममता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने प्यार से नाना के माथे पर हाथ फेरा और पूछा, तो नाना को मॉमी और डैडी का नाम पता है? नाना ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, डैडी का नाम मूगी है और मॉमी का नाम यूकी अकिकावा है। अपने मॉम और डैड की बात करते समय नाना के चेहरे पर पूरी तरह खुशी और भरोसा दिखाई दे रहा था। साफ पता चल रहा था कि उसके पेरेंट्स उसे कितना प्यार करते थे। ये देखकर पहली बार यूकी अकिकावा के दिल में हल्की सी ईर्ष्या जागी। ऐसा एहसास उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन अगले ही पल उन्होंने उस भावना को अपने दिल में दबा दिया। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, मुझे लगता है मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है, लेकिन फिलहाल उन्हें याद नहीं आ रहा था। हालांकि एक बात तय थी, वह इस आदमी को नहीं जानती थी। उन्होंने असिस्टेंट हिना की तरफ देखकर कहा, असिस्टेंट हिना, 20 साल या उससे ज्यादा उम्र के मूगी नाम के सभी लोगों की जानकारी निकालो।
लो, उनकी फोटोज मेरे फोन पर भेज देना। असिस्टेंट हिना ने तुरंत जवाब दिया, यस मिस अकिकावा। असल में यूकी अकिकावा जानना चाहती थी कि आखिर कैसा आदमी था जिसने भविष्य में उनका दिल जीत लिया। इतने में उन्हें नाना की पहले कही हुई बात याद आई, डैडी मम्मी को मारते हैं। ये याद आते ही उनके मन में ख्याल आया, क्या वह डोमेस्टिक अब्यूजर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मन ही मन सिर हिलाया। भले ही मेरी पसंद कितनी भी खराब क्यों ना हो, मैं किसी अब्यूजिव आदमी के साथ नहीं रह सकती। ये सोचकर उन्होंने अनजाने में गहरी सांस ली। उसी समय नाना ने अपना माथा यूकी अकिकावा के गाल से रगड़ा और मीठी आवाज में पूछा, मॉमी हम डैडी को कब ढूंढने चलेंगे? यूकी अकिकावा मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मॉमी तुम्हें डैडी के पास ले जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे नाना से कुछ सवाल पूछने हैं। प्रॉमिस करो झूठ नहीं बोलोगी? ये सुनते ही नाना ने मुर्गी की तरह जल्दी जल्दी सिर हिलाया। यूकी अकिकावा ने हल्की सी खांसी की। उन्हें खुद भी एहसास नहीं था कि उनकी आवाज में हल्की घबराहट आ गई थी। उन्होंने पूछा, नाना क्या डैडी अक्सर मॉमी को मारते हैं? ये सवाल पूछते ही उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना एक पल सोचे नाना ने जोर जोर से सिर हिलाया और अपनी मासूम आवाज में बोली, डैडी हर रात मॉमी को मारते हैं, जिससे मॉमी बू बू करके रोती है। कभी कभी तो मॉमी नाना को ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा के पास छोड़कर सिर्फ डैडी से मार खाने चली जाती है। नाना अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि यूकी अकिकावा ने जल्दी से उसका छोटा सा मुंह अपने हाथ से ढक दिया। उसी पल उन्हें आखिर समझ आ गया कि नाना किस तरह की मारने की बात कर रही थी। उनका पूरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसी समय आगे वाली सीट पर बैठी असिस्टेंट हिना ने तुरंत बीच में लगी पार्टीशन ऊपर कर दी। फिर उसने पार्टीशन को थोड़ा सा नीचे किया और बाहर से आवाज आई, मिस अकिकावा हमने कुछ भी नहीं सुना। इतना कहकर उसने तुरंत पार्टीशन वापस ऊपर कर दी। यूकी अकिकावा ने हल्की सी सूखी खांसी की। वह थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। मम्मी और डैडी का रिलेशनशिप अच्छा है? नाना ने खुशी खुशी सिर हिलाया। हाँ, कभी कभी दोनों का दिल थम्प थम्प करता है, लेकिन मॉमी हमेशा डैडी को बोर्ड पर घुटनों के बल बैठा देती है, बिल्कुल ग्रैंडमा की तरह। हालांकि ग्रैंडमा ग्रैंडपा को बोर्ड पर घुटनों के बल बैठाती है। ये सुनकर यूकी अकिकावा खिलखिलाकर हंस पड़ी। लगता था कि भविष्य के अपने परिवार में उनकी पोजीशन अभी भी काफी ऊंची थी। पता नहीं क्यों अब उनके मन में अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखने की इच्छा होने लगी। उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ कि अनजाने में वह यह बात स्वीकार कर चुकी थी कि नाना सच में उनकी फ्यूचर डॉटर है। धीरे धीरे कार हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर आकर रुक गई। अंदर जाते ही तीनों सीधे डीएनए टेस्टिंग सेंटर की तरफ चल पड़े। जब यूकी अकिकावा और बाकी लोग वहां पहुंचे, तब तक डॉक्टर सतो पहले से तैयार खड़े थे। जैसे ही उन्होंने यूकी अकिकावा की गोद में एक छोटी बच्ची देखी, वह पूरी तरह चौंक गए। लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही यूकी अकिकावा ने कहा, डॉक्टर सातो कृपया मेरा और इस छोटी बच्ची का डीएनए टेस्ट कीजिए। मुझे इसका रिजल्ट जल्दी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि रिपोर्ट आज दोपहर तक मिल जाए। डॉक्टर सातो कुछ पल तक उन्हें देखते रहे, फिर होश में आकर सिर हिलाया। यस बिल्कुल। यूकी अकिकावा वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। वह मुड़ी, वापस कार में बैठी और सीधा कोमेनारी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। उधर कोमेनारी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में रेन तनाका ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उत्साहित होकर बोला, मोगी तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। सुना है कि आज अकिकावा कॉर्पोरेशन की सीईओ फ्रेशमैन ओरिएंटेशन स्पीच देने आ रही है। मैंने लापरवाही से कहा, अकिकावा कॉर्पोरेशन की सीईओ, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? रेन तनाका ने मेरी तरफ आंखें घुमाई और बोला, तुम्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। मैं बताता हूँ। कोमेनारी के सभी अमीर फैमिलीज में अकिकावा फैमिली सबसे ऊपर है, और सबसे बड़ी बात, यूकी अकिकावा इतनी खूबसूरत है कि पूरे कोमेनारी में उनकी ब्यूटी की चर्चा होती है, और उनकी उम्र सिर्फ 26 साल है। मैंने कंधे उचकाकर कहा, छोड़ो भी, इंटरनेट पर भी तो कितनी स्टनिंग ब्यूटीज दिखती है। असल में उनमें से कितनी सच होती है, ये भी शायद फेक ही होगी। अगर वह सच में उतनी ही खूबसूरत निकली जितना तुम कह रहे हो, तो मैं कोल हीटर खा जाऊंगा। रेन तनाका ने होंठ फड़काए और इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक एनवलोप निकाला और मेरे सामने करते हुए शरारती मुस्कान के साथ बोला, ये लो। मैंने उसके हाथ में पकड़े एनवलोप को देखा, फिर शॉक्ड होकर अपने ग्लूट्स कस लिए और चुपचाप उससे थोड़ा दूर खिसक गया। साथ ही मैंने अपनी जिपर भी थोड़ा ऊपर खींच ली। मैंने गंभीर चेहरे से कहा, रेन तनाका, मानता हूं कि मैं बहुत चार्मिंग हूं, लेकिन हमारे बीच कोई चांस नहीं है। रेन तनाका कुछ पल के लिए पूरी तरह जड़ हो गया। फिर उसने बेबसी से कहा, नहीं बड़े भाई, आप आखिर सोच क्या रहे हैं? ये लेटर क्लास मॉनिटर हारुका साटो ने दिया है। उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें दे दूं। ये सुनते ही मैंने राहत की लंबी सांस ली और उसे डांटते हुए कहा, बेवकूफ, अगर लेटर देना था तो सीधे दे देता। मुझे देखकर ऐसी गंदी मुस्कान क्यों दे रहा था? तुझे पता भी है वो कितना क्रीपी लग रहा था। मैंने उससे एनवलोप छीन लिया, उसे खोला तक नहीं, बस उसे मरोड़कर गेंद बनाई और अपनी पॉकेट में ठूंस दिया। रेन तनाका मुझे बिना कुछ कहे देखता रह गया। मेरी हरकत देखकर उसके चेहरे पर सिर्फ उलझन थी। फिर उसने पूछा, मुगी अब तो हम कॉलेज में आ गए हैं, क्या तुम्हारा गर्लफ्रेंड बनाने का कोई इरादा नहीं है?
क्या क्लास मॉनिटर इतनी भी प्रिटी नहीं है कि तुम्हारा दिल हिला सके? मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी पूरे ऑडिटोरियम में अचानक हलचल मच गई। मैंने भी शोर की दिशा में नजर उठाई। ऑडिटोरियम के एंट्रेंस पर एक बेहद खूबसूरत महिला अपनी बाहों में एक छोटी सी बच्ची को लिए खड़ी थी। आसपास के लड़के उन्हें देखकर उत्साह से भर गए। उनमें से एक ने ईर्ष्या भरे लहजे में कहा, अगर मैं इन्हें अपनी वाइफ बना पाता तो मैंशन में रहना और लग्जरी कार चलाना भी मंजूर होता। रेन तानाका ने उसकी बात सुनकर मेरी तरफ आंखें घुमाई और चिढ़कर बोला, मतलब तुम बिना कोई तकलीफ उठाए सीधा आराम की जिंदगी चाहते हो, है ना? मैं हंस पड़ा, फिर नजर दूसरी तरफ घुमाकर बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, ऐसी चीजें तो सिर्फ सपने देखने के लिए होती हैं। उसी समय मेरा फोन 2 बार वाइब्रेट हुआ। मैंने नीचे देखा, वह हारुका सातो का मैसेज था। उसने मुझसे बाहर मिलकर बात करने को कहा था। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी, फिर अपनी सीट से उठ गया और चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। ये देखकर रेन तनाका ने हैरानी से पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने बिना पीछे देखे जवाब दिया, अपनी लव लाइफ की बैड लक खत्म करने। इतना कहकर मैं धीरे धीरे पीछे वाले दरवाजे से निकलने ही वाला था कि तभी एक जोड़ी आंखों ने भीड़ के बीच मुझे देख लिया। अगले ही पल नाना की उत्साहित और मासूम आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, मॉमी वो डैडी हैं। नाना मेरी पीठ की तरफ देखकर जोर से चिल्लाई। यूकी अकियावा अभी अभी स्कूल लीडर से फॉर्मल ग्रीटिंग्स खत्म करके ऑडिटोरियम से निकलने ही वाली थी। नाना की आवाज सुनते ही उसने तुरंत उस दिशा में देखा जहां नाना इशारा कर रही थी। उसने देखा कि एक हैंडसम लड़का बैक डोर से बाहर जा रहा था। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट हीना को इशारा किया और जल्दी से ऑडिटोरियम से बाहर निकल गई। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने किसी और को डैडी समझने की गलती नहीं की? यूकी अकियावा ने नाना को गोद में उठाते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए पूछा। नाना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, वो डैडी ही हैं। नाना कभी डैडी को पहचानने में गलती नहीं करेगी। यूकी अकियावा ने असिस्टेंट हिना की तरफ देखा। कमारी यूनिवर्सिटी में मूगी नाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी तुरंत उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। जैसे ही उसकी फोटो मिले मुझे तुरंत भेजो। असिस्टेंट हिना ने सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और लोगों को सर्च शुरू करने का आदेश दे दिया। उधर मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं हारुका के मैसेज के अनुसार चेरी ब्लॉसम फॉरेस्ट की तरफ चला गया। दूर से मैंने हारुका को सफेद जे के यूनिफॉर्म में खड़े देखा। उसने हल्का मेकअप किया हुआ था और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अफसोस मेरे दिल में उसके लिए जरा भी हलचल नहीं हुई। मैं अभी उसे मना करने के लिए बोलने ही वाला था कि हारुका ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया, मुगी आई लाइक यू, हाई स्कूल से ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसी समय नाना को गोद में लिए यूकी अकियावा भी वहां पहुंच गई और उसने हारुका साटो की यह बात साफ साफ सुन ली। न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग उठी और उसकी खूबसूरत भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं। 4 साल की नाना ने पहले दूर खड़े अपने डैडी को देखा, फिर अपनी मॉमी की तरफ देखा। वो अभी इतनी छोटी थी कि माहौल पूरी तरह समझ नहीं सकती थी, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो गया कि मम्मी बहुत गुस्से में है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसकी नजर में इसकी गलती सिर्फ डैडी की हो सकती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, मॉमी गुस्सा मत हो, आज रात डैडी को बोर्ड पर घुटनों के बल बैठाकर पनिशमेंट देंगे। उधर मुझे बिना किसी वजह के अचानक अपनी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ती महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजाना खतरा मेरे करीब आ रहा हो, लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हारुका को मना करने ही वाला था कि शायद उसे कुछ महसूस हो गया। उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह तुरंत मुड़ी और तेजी से वहां से चली गई। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी और खुद भी वापस निकलने के लिए मुड़ गया। यूकी अकियावा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। वह नाना को लेकर स्कूल के एग्जिट की तरफ चल पड़ी। कुछ कदम चलने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अभी तक ये कंफर्म ही नहीं किया था कि वह सच में नाना की माँ है या नहीं। तो फिर उसे इतनी जेलसी क्यों महसूस हो रही थी? हालांकि वह खुद भी यही सोच रही थी, फिर भी उसके दिल में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे किसी ने उसका सबसे प्यारा खिलौना उससे छीन लिया हो। मॉमी, क्या हम डैडी के पास नहीं जा रहे? नाना ने अपने डैडी को दूसरी दिशा में जाते हुए देखते हुए पूछा। यूकी अकियावा ने प्यार से नाना की छोटी सी नाक रगड़ी। गुड गर्ल नाना, क्या आज रात फिर डैडी से मिलने चले? नाना ने बिना एक पल सोचे तुरंत सिर हिला दिया। उसी समय असिस्टेंट हिना ने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाया। मिस अकियावा, कामारी यूनिवर्सिटी में मुग्गी नाम का सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। वह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और कामारी के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉप स्कोरर भी है। यूकी अकियावा ने फोन अपने हाथ में लिया। स्क्रीन पर मेरी बास्केटबॉल खेलते हुए एक फोटो दिखाई दे रही थी। फोटो में लड़के के चेहरे की बनावट बेहद शार्प थी। उसकी आंखें साफ और चमकदार थी। वह बहुत हैंडसम था, लेकिन वह थोड़ा सा भोला भी लग रहा था, खासकर उसकी आंखें जिनमें एक कॉलेज स्टूडेंट वाली साफ सुथरी मासूम बेवकूफी झलक रही थी। उसे देखकर यूकी अकियावा के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने फोन नाना के सामने
सामने गया और पूछा, नाना क्या ये डैडी की फोटो है? नाना ने खुशी खुशी अपना छोटा सा सिर हिलाया। उसने एक नजर में ही फोटो वाले आदमी को अपना डैडी पहचान लिया। यूकी अकियावा हल्का सा मुस्कुराई। कोई हैरानी नहीं कि ये फोटो कैंडिड शॉट है। लगता है ये छोटा सा आदमी काफी करिश्मेटिक है। जाकर इसकी पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकालो। कुछ देर बाद यूकी अकियावा नाना को लेकर अपने ओशन व्यू अपार्टमेंट लौट आई। नाना ने अंदर आते ही अपने शूज और सॉक्स उतार दिए। वह नंगे पैर दौड़ती हुई किचन गई, फ्रिज खोला और उसमें से एक योगर्ट निकाल लिया। फिर दौड़ते हुए लिविंग रूम पहुंची, टीवी ऑन किया और आराम से सोफा पर बैठ गई। उसकी हर हरकत इतनी नेचुरल और सहज थी, मानो वह अपने ही घर में हो। दरवाजे पर खड़ी यूकी अकियावा ने पलकें झपकाई। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यह छोटी सी बच्ची सचमुच उसकी बेटी है। लिविंग रूम में बैठी उस नन्ही बच्ची को देखते हुए उसके दिल में एक ऐसी संतुष्टि पैदा हुई जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वह किचन में गई और थोड़ा सा सेसमी ऑयल डालकर एक बड़ा बोल नूडल्स का बना लिया। फिर वह बोल लेकर बाहर आई। नाना खाना खाने का समय हो गया। ये सुनते ही नाना दौड़कर डाइनिंग रूम पहुंची और आज्ञाकारी बच्चे की तरह चेयर पर बैठ गई। यूकी अकियावा उसके सामने बैठी उस प्यारी सी बच्ची को देखती रही। उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी होती चली गई। उसने नूडल्स का बोल उठाकर नाना के सामने रख दिया, लेकिन नाना ने खाना शुरू नहीं किया। उसने बोल वापस अपनी मॉमी की तरफ सरका दिया। मॉमी आप खाइए। नाना को भूख नहीं है, लेकिन उसी समय उसके छोटे से पेट ने जोर से आवाज कर दी। पूरा माहौल एक पल के लिए ऑकवर्ड हो गया। नाना शर्माते हुए हंस पड़ी। उसने स्पून उठाया, नूडल्स का एक कौर खाया और बड़ी मुश्किल से उसे निगल लिया। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, मॉमी आपने जो नूडल्स बनाए हैं वो बहुत डिलिशियस हैं। नाना का ये छोटा सा व्हाइट लाई सुनकर यूकी अकियावा बेबस होकर हंस पड़ी। उसे पता था कि उसकी कुकिंग स्किल्स बस एवरेज है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। उसने खुद भी नूडल्स का एक कौर खाया। अगले ही पल पूरा बाउल सीधे डस्टबिन में चला गया। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी कुकिंग स्किल्स को जरूरत से ज्यादा बढ़ाकर आंका था। उसने तुरंत असिस्टेंट हिना को मैसेज किया कि 2 मील्स लेकर आए। वह इस छोटी बच्ची को भूखा नहीं रहने दे सकती थी। ज्यादा देर नहीं हुई, असिस्टेंट हिना खाना लेकर अपार्टमेंट पहुंच गई। शायद नाना सच में बहुत भूखी थी। वह बड़े बड़े कौर लेकर जल्दी जल्दी खाने लगी। उसके दोनों गाल खाने से फूल गए थे। ये देखकर यूकी अकियावा को एक साथ दया भी आई और हंसी भी। असिस्टेंट हिना ने एक टैबलेट आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस अकियावा ये मिस्टर मुगी की पूरी इंफॉर्मेशन है। यूकी अकियावा ने टैबलेट अपने हाथ में लिया। उस पर लिखा था, मुगी 18 इयर्स ओल्ड, फादर हिरोशी मदर, फूमी ओल्डर सिस्टर। ओरू जब उसकी नजर फूमी की फोटो पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गई। यूकी अकियावा फूमी को जानती थी और सिर्फ जानती ही नहीं थी, बल्कि उन्हें काफी अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि अपने पूरे हाई स्कूल के 3 सालों तक फूमी उसकी होम रूम टीचर रही थी। अब उसे समझ आया कि मुगी नाम उसे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था, यानी भविष्य में उसने अपनी ही टीचर के बेटे से शादी की थी। इस नतीजे पर पहुंचते ही उसका सिर थोड़ा चकरा गया। उसे धुंधला सा याद आया कि सीनियर ईयर के दौरान कुछ खास परिस्थितियों की वजह से उसने एक दिन अपनी टीचर के बेटे का भी ख्याल रखा था। उसी समय नैना ने टैबलेट पर मौजूद फोटो की तरफ खुशी से उंगली दिखाते हुए कहा, मॉमी ये ग्रैंडमा और ग्रैंडपा की फोटो है, लेकिन ये तो बहुत यंग लग रहे हैं। यूकी अकियावा मुस्कुराई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। गुड गर्ल नाना। थोड़ी देर बाद मॉमी और डैडी नाना को उनसे मिलने लेकर चलेंगे। ओके। उसी समय यूकी अकियावा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। असिस्टेंट हिना ने टैबलेट की तरफ देखते हुए कहा, मिस अकियावा डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। यूकी अकियावा ने रिजल्ट देखा। उसमें साफ लिखा था, मदर डॉटर मैच। 99.99%। उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसके दिल में खुशी भर गई कि भविष्य में वह इतनी प्यारी बेटी को जन्म देगी। उसने तुरंत असिस्टेंट हिना की तरफ देखकर कहा, ध्यान रहे कंपनी में इस बात की कोई अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। अंडरस्टूड मिस अकियावा। और आफ्टरनून मीटिंग के बारे में असिस्टेंट हिना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि यूकी अकियावा ने बीच में ही रोक दिया। रीस्केड्यूल इट, सब कुछ फिर से अरेंज करो। असिस्टेंट हिना ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। उधर नाना ने अपना फूला हुआ छोटा सा पेट थपथपाया। आई एम फुल। हम डैडी को लेने कब चलेंगे? ये सुनकर यूकी अकियावा चुप हो गई। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई देने लगी। ये मामला सच में बहुत मुश्किल था। अगर सामने कोई और होता तो शायद उसे इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन मुग्गी उसकी फॉर्मर टीचर का बेटा था। वह सिर्फ 18 साल का था और सबसे बड़ी बात, जब वह छोटा बच्चा था तब उसने उसे अपनी गोद में उठाया भी था। यहाँ तक कि उसने उसे बिना कपड़ों के भी देखा था। अब वह उससे जाकर ये सब कैसे कहे? क्या वह सीधे उसके सामने जाकर कह दे, मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो और ये हमारी बेटी है? ये सोचते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकती थी। उसी समय छोटी नाना उसके गाल से अपना चेहरा रगड़ते हुए मीठी आवाज में बोली, मॉमी। यूकी अकियावा का दिल तुरंत पिघल गया। उसने नाना की बड़ी बड़ी मासूम आंखों की तरफ देखा और आखिरकार सिर हिलाकर हामी भर दी। ठीक है, चलो अभी डैडी को ढूंढने चलते हैं। ये सुनते ही नाना ने खुशी से दोनों हाथ ताली बजाई। उसका छोटा सा
सा चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया। कुछ ही देर बाद तीनों कामारी यूनिवर्सिटी के पास वाले अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। उन्होंने बिल्डिंग 6 यूनिट तो ढूंढा, फिर एलिवेटर से 6ठे फ्लोर पर पहुंचे और आखिर में अपार्टमेंट 66 के सामने आकर रुक गए। दरवाजे के सामने खड़ी यूकी अकियावा अचानक नर्वस हो गई, लेकिन वह कुछ सोच पाती उससे पहले ही नाना ने खुशी खुशी दरवाजा खटखटाया और जोर से चिल्लाई, डैडी। यूकी अकियावा मुस्कुराई और धीरे से सिर हिला दिया। उसे देर सबेर इस सच का सामना करना ही था, आखिर वह नाना के फ्यूचर फादर थे। मैंने बिखरे हुए बालों और नींद से भरी आंखों के साथ दरवाजा खोला। मुझे देखते ही यूकी अकियावा की आंखों में एक पल के लिए नापसंदगी की झलक आई, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसे मानना पड़ा कि मैं सच में काफी हैंडसम था, बल्कि असल में मैं फोटो से भी ज्यादा अच्छा दिख रहा था। उसी समय छोटी नाना ने मुझे देखते ही अपनी दोनों बाहें फैला दी और मीठी आवाज में पुकारा, डैडी। मैंने अपनी उनींदी आंखें रगड़ी और हैरानी से उन्हें बड़ा कर लिया। द सीईओ ऑफ द अकियावा कॉर्पोरेशन, यूकी अकियावा। मैंने आंखें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर साफ शौक था, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाला और बड़बड़ाया, ये जरूर सपना है। अकियावा कॉर्पोरेशन की सीईओ मेरे दरवाजे पर कैसे आ सकती है? बेहतर होगा कि मैं वापस जाकर थोड़ा और सो जाऊं। उन्हें कुछ कहने का मौका दिए बिना ही मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। यूकी अकियावा बंद दरवाजे को घूरती रह गई। उसे थोड़ा गुस्सा आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सुस्त लड़का आखिर भविष्य में उसे कैसे अपना दीवाना बना देगा और कैसे वह खुशी खुशी उसकी पत्नी बनकर उसे एक बेटी भी जन्म देगी। उसने दांत भींच लिए। सीईओ बनने के बाद आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दे। यूकी अकियावा ने नाना को असिस्टेंट हिना की गोद में दे दिया। नाना, मॉमी को डैडी से अकेले में कुछ बात करनी है, इसलिए तुम सुन नहीं सकती? ओके। नाना ने तुरंत अपने दोनों कान ढक लिए और जोर से बोली, मॉमी। नाना बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। ये देखकर यूकी अकियावा मुस्कुरा दी। उसने अपने शरीर को हल्का सा स्ट्रेच किया। वह मार्शल आर्ट सीख चुकी थी। उसके लिए एक दरवाजा तोड़ना बिल्कुल आसान था। अगले ही पल उसने अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी। धड़ाम! दरवाजा अपने हिंजेस से उखड़कर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा और अगले ही पल मैंने देखा कि इस औरत ने मेरे घर का मेन डोर लात मारकर तोड़ दिया था। यूकी अकियावा ने आराम से अपना पैर वापस खींचा, अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और मेरी तरफ ऐसे देखा मानो मैं कोई कूड़ा कचरा हूँ। मैंने भी उसकी उसी नजर से जवाब दिया। पता नहीं क्यों उसकी वो नजर, जिसमें मैं बिल्कुल बेकार इंसान लग रहा था, मुझे थोड़ी अच्छी लग रही थी। क्यों? मैंने मन ही मन सोचा। रुको, मैं इतना मैसोकिस्टिक कब से हो गया? और ये सोचने का अभी समय है क्या? अचानक मेरी नजर जमीन पर पड़े दरवाजे पर गई। मेरा दरवाजा! मैं डर और सदमे में जोर से चिल्लाया, लेकिन यूकी अकियावा को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वह सीधे अंदर चली आई। असिस्टेंट हिना भी उसके पीछे पीछे सावधानी से अपार्टमेंट के अंदर आ गई। उन्हें अंदर आते देख मैं घबरा कर कुछ कदम पीछे हट गया। अरे तुम लोग क्या कर रही हो? ये ट्रेसपासिंग है। सावधान रहो, मैं पुलिस बुला लूंगा। यूकी अकियावा की एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदली। उसकी ठंडी नजरें बस मुझे ऊपर से नीचे तक देखती रहीं। उसे जरा भी डरता हुआ न देखकर मैंने नाक से कोड़ ली। मैंने अपने डॉग की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुत्ता 1000 दिन इसलिए पाला जाता है कि एक दिन काम आए। जाओ, इसे अपने दांत दिखाओ। यूकी अकियावा ने सिर्फ एक हल्की सी नजर मेरे उस बेवकूफ डॉग पर डाली। बस उसी एक नजर से वह डॉग ऐसे डर गया जैसे बिल्ली के सामने चूहा आ गया हो। उसने तुरंत अपनी पूंछ दबा ली और दीवार से चिपक कर बैठ गया। मैंने उसे देखा और गुस्से में उसकी पिछली तरफ एक लात मार दी। बेकार खाने वाला, मैंने उसे डांटा। फिर मैं यूकी अकियावा की तरफ देखने लगा। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही यूकी अकियावा ने बात शुरू कर दी। अब क्या हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं? मैंने जमीन पर पड़े अपने टूटे हुए दरवाजे की तरफ देखा और चुप हो गया। फिर मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जाग गई। मैंने तुरंत बार बार सिर हिलाया। आखिर मैं और देर करके कोई नई मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता था। यूकी अकियावा के चेहरे पर एक हल्की सी मीठी मुस्कान आई। वह सीधे लिविंग रूम के सोफा तक गई और आराम से बैठ गई। असिस्टेंट हिना नाना को गोद में लिए उसके बगल में बैठ गई। मैं अब भी वहीं बेवकूफों की तरह खड़ा था। ये देखकर यूकी अकियावा ने हल्का सा भौं उठाई और सपाट आवाज में कहा, क्या तुम पूरी बात खड़े खड़े ही करोगे? मैंने घबरा कर हल्की सी हंसी हंसी, फिर धीरे धीरे सामने वाले सोफा तक गया और बहुत सख्त होकर बैठ गया। यूकी अकियावा ने यह सब देखा। फिर उसने नजरें घुमाई और कमरे के कोने में दुबके हुए मेरे डॉग की तरफ घूर कर देखा। डॉग ने उसकी नजर महसूस की। उसने अपना सिर और नीचे कर लिया, पूंछ और ज्यादा दबा ली, फिर
पंजों के बल दबे पांव बैल्कनी की तरफ गया, अपने केज के अंदर घुस गया और खुद ही दरवाजा बंद कर लिया। यूकी अकियावा ने असिस्टेंट हिना की गोद में बैठी नाना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर तुरंत एक नरम और प्यार भरी मुस्कान आ गई। नाना इधर आओ। यूकी अकियावा का यह रूप देखकर मेरी आंखें फैल गईं। क्या इस औरत की पर्सनालिटी इतनी बदलती रहती है? अगर मैंने इससे शादी कर ली तो क्या ये मुझे भी अपने बेटे की तरह डांटेगी? मैं अभी यही सोच ही रहा था कि नाना ने अपने दोनों हाथ कानों से हटा ली। उसने मेरी तरफ देखा और मीठी आवाज में कहा, डैडी। मैंने पलकें झपकाई, उस छोटी बच्ची की तरफ देखा, फिर अपनी तरफ उंगली करके हंसते हुए बोला, तुमसे कहीं गलती तो नहीं हो गई? मेरे जैसा लड़का तुम्हारा डैडी कैसे हो सकता है? हालांकि मैंने ऐसा कहा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश था, बल्कि मुझे एक अजीब सी तसल्ली महसूस हो रही थी। मेरे मन में जोर से इच्छा हुई कि मैं इस छोटी बच्ची को अपनी गोद में उठा लूं। ये सुनते ही नाना ने दुखी होकर यूकी अकियावा की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। मॉमी, क्या डैडी अब नाना को नहीं चाहते? उसे याद था, उसके डैडी पहले ऐसे नहीं थे। वे हमेशा उससे बहुत प्यार करते थे। क्या अब वे उसे नहीं चाहते? नाना की आंखों में आंसू आते देखकर यूकी अकियावा का दिल कसकर दर्द से भर गया। उसने प्यार से नाना का छोटा सा चेहरा दोनों हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी नाना इतनी क्यूट है, डैडी तुम्हें कैसे नहीं चाहेंगे? डैडी तो बस तुम्हारे साथ एक गेम खेल रहे हैं। सच? नाना ने शक भरी नजरों से पूछा। यूकी अकियावा ने पूरे यकीन के साथ सिर हिलाया। ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल सच है। मैं सामने बैठा ये सब देख रहा था। उस छोटी बच्ची को देखकर मेरे सीने में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। ये सब इतना अजीब था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सोचूं। यूकी अकियावा ने प्यार से नाना की छोटी सी नाक छुई, फिर उसने अपनी नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। जैसे ही मेरी नजर उससे मिली, मेरी रीढ़ में फिर से ठंडी लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कोई ठंडी औरा निकल रही हो, जिसकी वजह से मैं बेचैनी से भर गया। मैंने मन ही मन सोचा, आखिर किस बात के लिए? ये कानून से चलने वाला समाज है क्या? सिर्फ इसलिए कि तुम किसी अमीर फैमिली से हो, तुम एक ईमानदार आदमी को यूं ही डरा सकती हो? उधर यूकी अकियावा ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। उसे सच में अपने फ्यूचर हस्बैंड को एक मुक्का मारने का मन हो रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, गुस्सा मत करो। उसने कुछ गलत नहीं कहा। वो तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है, बस थोड़ा और सह लो। उसने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा दबाया, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए बोली, नाना हमारी फ्यूचर डॉटर है। मुझे पता है कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला, उसमें सेव किया हुआ एक वीडियो खोला और मेरे सामने रख दिया। वह वीडियो सुबह मेरी कंपनी की लॉबी की सर्विलांस फुटेज थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि नाना अचानक हवा में से प्रकट होकर अकियावा कॉर्पोरेशन की लॉबी में आ गई थी। वह वीडियो देखकर मैं सचमुच चौंक गया, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया। अगर यह वीडियो एडिट किया गया हो तो मैं अभी यही कहने वाला था कि यूकी अकियावा ने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली। उसने असिस्टेंट हिना की तरफ एक नजर डाली। असिस्टेंट हिना तुरंत समझ गई। उसने अपने बैग से 2 फाइल्स निकाली और टेबल पर रख दी। एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी और दूसरी मेडिकल रिपोर्ट। यूकी अकियावा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सर्वेलेंस फुटेज बिल्कुल असली है। मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे और नाना के बीच का डीएनए टेस्ट है और ये पिछले महीने की मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। मैंने कभी किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं की और मेरे नाम पर चाइल्ड बर्थ का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं धीरे धीरे समझने लगा कि मेरा परिवार चाहे ठीक ठाक हालत में हो, लेकिन उसकी तुलना अकियावा फैमिली से करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। वो औरत सच में मुझसे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं रखती थी। तो ये छोटी सी बच्ची सच में मेरी बेटी थी, या फिर ज्यादा सही कहूं तो हमारी फ्यूचर डॉटर। मुझे चुप देखकर यूकी अकियावा को लगा कि मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने आगे कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम एक और डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। अगर तुम उसे अपना नहीं मानना चाहते तो मैं इस बच्चे को अकेले ही पाल लूंगी। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मैंने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, किसने कहा कि मैं उसे नहीं चाहता? वो मेरी बेटी है। इतना कहने के बाद मैंने उस छोटी सी बच्ची की तरफ देखा, हल्का सा गला साफ किया और नरम आवाज में कहा, नाना इधर आओ। मेरी बात सुनते ही नाना तुरंत सोफे से कूदकर भागी और सीधे मेरी बाहों में आ गई। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। मैंने उसे गोद में उठा लिया। अपनी बाहों में उस छोटी सी बच्ची को देखते ही मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। नाना ने होंठ फुलाते हुए प्यारी सी आवाज में कहा, डैडी बुरे हैं, मुझे किस चाहिए? मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने नाराज होने का नाटक किया। बिना कुछ सोचे मैंने उसके गाल पर हल्का सा किस कर दिया। इसे कैसे बयान करूं? एक दिन सुबह उठो और पता चले कि तुम अचानक एक फादर बन चुके हो। ये एहसास सच में बहुत अजीब था। उधर यूकी अकियावा पिता और बेटी के बीच का ये नजारा देख रही थी। पता नहीं क्यों उसके दिल में हल्की सी बेचैनी और नाराजगी उठने लगी। अपनी ही इस भावना से वो खुद हैरान रह गई। उसने सिर हिलाया और बोली, चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं और डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। कुछ पल सोचने के बाद उसने फिर कहा, डोंट वरी, तुम्हें डीएनए टेस्ट के पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मैंने बनावटी घमंड दिखाते हुए कहा, जरूरत नहीं है,
मेरे पास पैसे हैं। इतना कहते हुए मैंने अपना फोन निकाला और पेमेंट ऐप खोल दिया। उसमें 20 युआन 90 फेन का बैलेंस दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड एक नोटिफिकेशन आ गया। रिस्पेक्टेड यूजर, योर म्यूजिक सब्सक्रिप्शन हैज एक्सपायर्ड एंड हैज बीन ऑटोमेटिकली रिन्यूड, डिडक्टिंग 14 वेन एंड 90 फेन। ये नोटिफिकेशन देखते ही मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। अभी तो कॉलेज शुरू ही हुआ था और मेरे सारे पैसे पहले ही खत्म हो चुके थे। उसी समय असिस्टेंट हिना ने मुझे याद दिलाया, सर एक डीएनए टेस्ट की मिनिमम कॉस्ट लगभग 2000 से 2500 युआन होती है। आपके फोन बैलेंस से तो ये अमाउंट पूरा होता हुआ नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर मैं काफी देर तक बिल्कुल चुप रह गया। फिर मैंने बिना कुछ बोले अपनी माँ का नंबर मिलाया और थोड़ी झिझक के साथ उठकर बालकनी में चला गया। मेरी माँ ने बहुत जल्दी कॉल उठा लिया, लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही मैंने जल्दी से कहा, अब आप ग्रैंड मदर बनने की तैयारी कर लीजिए। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर मैंने फोन को नाना के हाथ में दे दिया। नाना ने खुशी खुशी फोन पकड़ा और मीठी आवाज में बोली, ग्रैंड माँ। उधर फूमी पहले तो मुझे डांटना शुरू करने वाली थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस छोटी बच्ची की प्यारी सी आवाज सुनी, उन्होंने आंखें घुमाई और झुंझलाते हुए कहा, ये सब नाटक मुझ पर मत आजमा, जाओ कहीं और जाकर खेलो। जाहिर था कि फूमी को मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कॉल काट दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे 2000 युआन ट्रांसफर कर दिए। वो अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी। हालांकि मैं बहुत जल्दी पैसे उड़ा देता था, लेकिन ज्यादातर पैसे गेम, स्नीकर्स और ऐसी ही चीजों पर खर्च करता था। उन्हें इससे ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। हाँ, डांटना उनकी आदत थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उनका ये नालायक बेटा सच में उन्हें इतनी जल्दी ग्रैंड चाइल्ड दे देगा। नाना ने मेरी तरफ देखकर कहा, डैडी, ग्रैंडमा ने फोन काट दिया। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे पेमेंट ऐप से नोटिफिकेशन की आवाज आई। मैं मुस्कुराया और प्यार से उसकी नाक दबाते हुए बोला, नाना तुम तो जीनियस हो। फिर मैंने उसे नीचे उतारते हुए कहा, नाना थोड़ी देर मम्मी के साथ खेलो, बाद में डैडी तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी बनाकर खिलाएगा, ठीक है? ये सुनते ही नाना बहुत खुश हो गई। उसने जोर जोर से सिर हिलाया, मेरे गाल पर एक किस किया और खुशी से बोली, ये। इतना कहकर वो भागती हुई लिविंग रूम में गई और सीधे युकी अकियावा की बाहों में कूद गई। मैं तुरंत बाहर नहीं निकला। मैंने वहीं खड़े खड़े अपने फादर का नंबर मिलाया। फोन काफी देर तक बजता रहा। जब मैं कॉल काटने ही वाला था, तभी सामने से कॉल उठ गया। मैंने बड़े अधिकार से कहा, डैड मुझे कुछ गोल्ड कॉइन्स चाहिए। दूसरी तरफ से हिरोशी ने तुरंत जवाब दिया, अरे बदमाश, घर के सारे पैसों की जिम्मेदारी तो तुम्हारी माँ के पास है, मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है? मैंने बिल्कुल शांत होकर कहा, ठीक है, तो फिर मुझे मॉम को बताना पड़ेगा कि आपने चोरी छिपे अपना स्लैश फंड छिपा रखा है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हिरोशी हंस पड़े। मेरे अच्छे बेटे, हम परिवार हैं, हर बात आराम से तय की जा सकती है। बताओ कितने पैसे चाहिए? आखिर में उनकी आवाज दांत भींचने जैसी लग रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, 2000। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, 2000? क्या तुम पागल हो? तुम्हारी माँ मुझे पूरे हफ्ते का सिर्फ 200 युआन अलाउंस देती है। वो आगे कुछ कहते, उससे पहले ही मैंने बीच में टोक दिया, अगर मॉम को पता चल गया कि हर साल मेरा बर्थडे मनी आप ही चुरा लेते हैं तो? ये सुनते ही हिरोशी ने तुरंत अपना लहजा बदल लिया, अच्छे बेटे 2000 तो बहुत कम है, चलो उसमें 500 और जोड़ देता हूँ। अब तुम कॉलेज में हो, अपने ऊपर अच्छे से खर्च किया करो, जहाँ जरूरत हो वहाँ पैसे खर्च करना, अपने बूढ़े बाप के पैसे बचाने की कोशिश मत करना। इतना कहकर उन्होंने आंसू और गुस्से के साथ कॉल काट दिया और अपने इस नालायक बेटे को 2500 युआन ट्रांसफर कर दिए। कुछ मिनट बाद मेरे वी चैट पर फिर से नोटिफिकेशन आया, तब जाकर मैंने संतुष्टि के साथ रिसीव पर क्लिक किया। सिर्फ 10 मिनट से भी कम समय में मैंने पूरे 4000 युआन जुटा ली। उधर लिविंग रूम में बैठी युकी अकियावा मेरी पीठ की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक बेहद उलझा हुआ भाव था। बैल्कनी पूरी तरह साउंड प्रूफ नहीं थी और जब नाना बाहर आई थी तब मैंने बैल्कनी का दरवाजा बंद भी नहीं किया था, इसलिए पिता और बेटे के बीच हुई पूरी बातचीत उसने साफ साफ सुन ली थी। मैं मुस्कुराते हुए लिविंग रूम में वापस आया, अपने हाथ में पकड़ा फोन हिलाया और कहा, हो गया इंतजाम। युकी अकियावा ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, क्या तुम इसी हालत में बाहर जाने वाले हो? मैंने अपने बिखरे हुए बेड हेड हेयर पर हाथ फेरा, फिर अपने कपड़ों की तरफ देखा और झेंपते हुए मुस्कुरा दिया, मुझे सिर्फ 15 मिनट्स दो। इतना कहकर मैं सीधे बेडरूम की तरफ भाग गया और जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। उधर युकी अकियावा ने अपना माथा पकड़ लिया, फिर उसने असिस्टेंट हाइना की तरफ देखकर कहा, किसी को भेजकर ये दरवाजा बदलवा दो। असिस्टेंट हीना ने सिर झुकाकर जवाब दिया, अंडरस्टूड मिस अकियावा, मैं अभी अरेंज करती हूँ। उसके बाद युकी अकियावा ने उस छोटे से अपार्टमेंट को ध्यान से देखना शुरू किया। हालांकि घर छोटा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट और अपनापन था। उसके अपने बड़े और आलीशान लग्जरी अपार्टमेंट की तुलना में ये जगह उसे कहीं ज्यादा एक असली घर जैसी महसूस हो रही थी। चारों तरफ नजर घुमाते हुए उसकी नजर केज में बंद उस कुत्ते पर पड़ी। उसे अचानक याद आया कि कुछ देर पहले उस कुत्ते का रिएक्शन कितना मजेदार था। ये सोचकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसी समय नाना की भी नजर केज के अंदर बैठे
बैठे कुत्ते पर पड़ी। वो मासूमियत से बोली, मॉमी ये लिटिल पपी गंदा क्यों हो गया? इतना कहते हुए उसने अपनी छोटी सी उंगली केज की तरफ कर दी। यूकी अकियावा ने तुरंत समझ लिया कि ये शायद मेरा पालतू जानवर था। वो मुस्कुराई और प्यार से बोली, मेरी छोटी सी सिली बच्ची, ये पपी नहीं है, ये पपी की मॉमी है। नाना ने सिर हिलाया और फिर पूछा, तो फिर पपी कहाँ है? यूकी अकियावा ने धैर्य से समझाया, पपी अभी अपनी मॉमी के पेट के अंदर है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, कुछ साल बाद वो बाहर आएगा। फिलहाल मॉमी डॉग ही नाना के साथ खेलेगी, ठीक है? ये सुनकर नाना थोड़ी उदास हो गई, लेकिन उसकी उदासी ज्यादा देर तक नहीं रही। हालांकि अभी वो पपी के साथ नहीं खेल सकती थी, लेकिन उसके पास मदर डॉग तो थी। थोड़ी देर बाद मैं बेडरूम से बाहर आया। मेरे बाल अभी पूरी तरह सूखे नहीं थे, उनके सिरों से अभी भी पानी की कुछ बूंदें टपक रही थी। यूकी अकियावा ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, उसका दिल बिना किसी वजह के एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं गंभीर होता हूँ तो मेरे अंदर सच में एक अलग तरह का आकर्षण दिखाई देता है। मैंने हल्का सा सिर टेढ़ा करके पूछा, क्या हुआ? मेरी आवाज सुनते ही यूकी अकियावा जैसे अचानक होश में वापस आई। उसके गाल तुरंत हल्के लाल हो गए, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी। उसने अपने कान के पीछे बालों की एक लट सरकाई और बोली, कुछ नहीं, चलते हैं। तभी नाना ने मेरी तरफ दोनों हाथ बढ़ा दिए और प्यार से बोली, डैडी होल्ड मी। मैंने बिना एक पल सोचे मुस्कुराते हुए उसे यूकी अकियावा की गोद से उठा लिया। ये हरकत इतनी स्वाभाविक थी मानो मैं ये काम पहले भी न जाने कितनी बार कर चुका हूँ। यूकी अकियावा ने हल्की सी खांसी की और कहा, असिस्टेंट हिना यहीं रहेगी, थोड़ी देर में कोई आकर दरवाजा बदल देगा। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर हम तीनों एलिवेटर से नीचे पहली मंजिल पर उतर गए। मैं आगे चल रहा था, मेरी बाहों में नाना थी, जबकि यूकी अकियावा मेरे बगल में चल रही थी। चलते चलते उसकी नजर बार बार चुपके से मुंह पर चली जाती। वो पहले से भी ज्यादा जानना चाहती थी कि आखिर भविष्य में वो इस आदमी से प्यार कैसे कर बैठी। मुझे भी उसके बार बार देखने का एहसास हो रहा था, लेकिन मैंने यही सोचा कि वो मुझे नहीं बल्कि नाना को देख रही है। हालांकि मुझे अपने लुक्स पर भरोसा था, लेकिन मैं इतना भी नार्सिसिस्टिक नहीं था कि ये सोच बैठूं कि एक मल्टी बिलियनियर सीईओ मुझसे प्यार कर बैठेगी। लेकिन ये सोचकर कि वो मेरी फ्यूचर वाइफ है और उसने मेरे लिए इतनी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। मैं अभी अपने ही ख्यालों में खुश हो रहा था कि तभी मेरे कंधे पर लेटी नाना ने अपने छोटे छोटे हाथ बढ़ाकर यूकी अकियावा के दोनों गाल पकड़ लिए और मासूम आवाज में बोली, मॉमी आप बार बार छुपकर डैडी को क्यों देख रही हो? थोड़ा नाना को भी देखो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, यूकी अकियावा के पहले से गुलाबी गाल पूरी तरह पके हुए सेब की तरह लाल हो गए। वो सच में बेहद आकर्षक लग रही थी। शर्म के मारे उसने अपनी उंगलियों को आपस में मरोड़ना शुरू कर दिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी बेटी ही उसका छोटा सा राज सबके सामने खोल देगी। उसके अंदर शर्म की ऐसी भावना उठी जिसे वो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती थी। मैंने हल्का सा सिर घुमाकर यूकी अकियावा की तरफ देखा। उसने मेरी नजर से नजर मिलाई, लेकिन अगले ही पल अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली। फिर हल्की सी खांसी के साथ बोली, गलत मत समझना, मुझे बस इतना लगा कि नाना बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। ये सुनकर मैंने नाना को थोड़ा ऊपर उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। फिर सोचते हुए बोला, नाना तो 70% तुम्हारी तरह दिखती है, वो तो पूरी की पूरी तुम्हारी कार्बन कॉपी है। बस उसकी बड़ी बड़ी आंखें, छोटे होंठ और भौहें अलग हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वो मेरी तरह कहाँ दिखती है। मेरी बात सुनकर यूकी अकियावा ने गहरी सांस ली। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली, मुझे पूरी तरह नजरअंदाज किया और तेज कदमों से रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर निकल गई। मैं और नाना दोनों उसकी जाती हुई पीठ को देखते रहे। फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों के चेहरे पर एक जैसा उलझन भरा भाव था। नाना ने एक लंबी सांस छोड़ी और बिल्कुल किसी छोटी सी बड़ी इंसान की तरह बोली, डैडी लगता है मॉमी नाराज हो गई है, आज रात आपको नील ऑन द बोर्ड करना पड़ेगा। उसकी बात सुनते ही मेरे कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंजा, नील ऑन द बोर्ड। मैं मन ही मन सोचने लगा, रुको जरा, मैं एक सिग्मा मेल हूँ, भविष्य में मैं भला वॉशबोर्ड पर घुटनों के बल कैसे बैठ सकता हूँ? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। थोड़ी देर बाद हम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंच गए। वहां पहले से खड़ी कार के पास मौजूद ड्राइवर ने तुरंत पीछे का दरवाजा खोल दिया। यूकी अकियावा झुककर अंदर बैठ गई। मैंने पहले नाना को पीछे वाली सीट पर बैठाया। वो आज्ञाकारी बच्ची की तरह आराम से बैठ गई और अपने पास वाली सीट थपथपाते हुए बोली, डैडी सिट। मैं भी उसकी बात मानकर उसके बगल में बैठ गया। कार अंदर से बहुत स्पेशियस थी। उसके अंदर एक हल्की सी खुशबू फैली हुई थी जो बिना वजह मेरे दिल की धड़कन तेज कर रही थी। यूकी अकियावा ने ठंडी आवाज में कहा, हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर ने सिर हिलाया, आगे और पीछे के बीच वाली पार्टीशन ऊपर कर दी और कार धीरे धीरे चलकर ट्रैफिक में शामिल हो गई। कार के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने एक नजर यूकी अकियावा की तरफ डाली। कुछ पल झिझकने के बाद भी मैं अपने मन का सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। मिस अकियावा? यूकी अकियावा ने धीरे धीरे मेरी तरफ सिर घुमाया। उसकी नजर शांत थी, जैसे वो फिर से बिजनेस की दुनिया वाली
वाली वही निर्णायक फीमेल सीईओ बन गई हो। उसके ठंडे चेहरे को देखकर भी मैंने अपने मन का सवाल पूछ ही लिया, क्या तुम्हें लगता है हमारे फ्यूचर वाले सेल्फ्स को पता होगा कि नाना समय में पीछे आ गई है? मेरी बात सुनते ही युकी अकियावा के चेहरे का भाव बदल गया। उसे एहसास हुआ कि उनकी बेटी अचानक गायब हो गई थी। उसका फ्यूचर वाला रूप इस समय जरूर चिंता से पागल हो रहा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ देर तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों ही थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। उधर नाना अपने डैडी और मॉमी के चेहरे देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उलझन भर गई। वो मन ही मन सोचने लगी, मॉमी और डैडी किस क्यों नहीं कर रहे? मॉमी तो हमेशा डैडी को किस करना पसंद करती है। आखिर हुआ क्या है? ज्यादा देर नहीं हुई कि कार आराम से हॉस्पिटल के सामने जाकर रुक गई। मैं सबसे पहले उतरा और नाना को गोद में उठा लिया। उसके तुरंत बाद युकी अकियावा भी बाहर आ गई। धूप काफी तेज थी। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए अपनी हथेली से आंखों को ढक लिया। फिर उसने हॉस्पिटल लॉबी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस तरफ। मैंने सिर हिलाया और नाना को गोद में लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते हुए युकी अकियावा ने चुपके से मेरी और नाना की तरफ देखा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने हस्बैंड और बेटी को नहीं, बल्कि अपने बेटे और बेटी को चेकअप के लिए लेकर जा रही हो। ये कोई हैरानी की बात भी नहीं थी। आखिर मैं सिर्फ 18 साल का था। ऊपर से मेरे कपड़े और मेरा लुक भी पूरी तरह एक कॉलेज बॉय जैसा था, जबकि युकी अकियावा एक मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड महिला लग रही थी। इसलिए बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई माँ अपने बेटे और बेटी को अस्पताल लेकर आई हो। उसने जल्दी से ये बेकार के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिए और सीधे पैटर्निटी टेस्टिंग सेंटर की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में हम तीनों वहां पहुंच गए। उसी समय पास से एक हैरान आवाज सुनाई दी, मुग्गी! एक व्हाइट लैब कोट पहने हुई महिला डॉक्टर मुझे हैरानी से घूर रही थी। मैंने पलकें झपकाई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यहाँ मेरी बड़ी बहन ऊरू मिल जाएगी। मैं कुछ समझा पाता उससे पहले ही नाना खुशी से बोली, आंटी! ये सुनते ही ऊरू पूरी तरह सन्न रह गई। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर पैटर्निटी टेस्टिंग सेंटर के बोर्ड की तरफ, और उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। तुम अभी सिर्फ 18 साल के हो, इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है तुम्हारी? वो अविश्वास से मुझे घूर रही थी। मैंने जल्दी से समझाने की कोशिश की, सिस, बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसे थोड़ी देर में समझाना मुश्किल है, लेकिन नाना मेरी फ्यूचर डॉटर है। ऊरू ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो। वो बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ? तभी युकी अकियावा ने कहा, पहले आप नाना के साथ पैटर्निटी टेस्ट करवा लीजिए, मैं आपकी बहन को सब समझा देती हूँ। मैंने युकी अकियावा की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, मेरी बहन शायद इतना बड़ा सच सुनकर संभाल लेगी, है ना? कुछ पल सोचने के बाद मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नाना को लेकर टेस्टिंग सेंटर की तरफ चला गया। जैसे ही हम दोनों बाहर निकले, युकी अकियावा ने ऊरू की तरफ देखा और बोली, क्या हम आपके ऑफिस में बात कर सकते हैं? ऊरू ने बिना मना किए सिर हिला दिया। उसका ऑफिस बहुत बड़ा नहीं था। कमरे में हल्की सी डिसइंफेक्टेंट की गंध फैली हुई थी। अंदर आने के बाद ऊरू ने दरवाजा बंद किया और सीधे पूछा, आखिर चल क्या रहा है? युकी अकियावा ने शांत स्वर में जवाब दिया, नाना तुम्हारे भाई और मेरी फ्यूचर डॉटर है। ऊरू ने भौहें सिकोड़ ली। उसे उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सच कहें तो उसे इस बात पर ज्यादा यकीन होता कि मैं युकी अकियावा के पैसों पर पल रहा हूँ। तभी युकी अकियावा ने 2 रिपोर्ट्स उसकी तरफ बढ़ा दी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये दोनों रिपोर्ट्स देख लो। ऊरू ने शक भरी नजर से पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट उठाई। उसमें साफ लिखा था, मदर डॉटर रिलेशन। ये पढ़ते ही उसका दिमाग जैसे पूरी तरह खाली हो गया। कागज पकड़ते हुए उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। वो धीमी आवाज में बोली, क्या नाना सच में फ्यूचर से आई है? युकी अकियावा ने सिर हिलाया। मुझे पता है इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। ऊरू उन दोनों रिपोर्ट्स को लगातार देखती रही। उसके दिमाग में पूरी तरह उथल पुथल मची हुई थी। उसकी समझ से बाहर था कि उसके सामने आखिर हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और मैं नाना को लेकर अंदर आया। अचानक ऊरू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचकर ऑफिस के बाहर ले गई। धड़ाम! दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर बैठी नाना ने मासूमियत से पूछा, मॉमी, आंटी डैडी को बाहर क्यों ले गई? युकी अकियावा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, डैडी और आंटी को कुछ बात करनी है, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। उधर बाहर ऊरू ने मुझे घूरते हुए पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम उसके पैसों पर पल रहे हो? पैसों के लिए उसके बच्चे के नकली पिता बने हुए हो? उसकी बात सुनकर मेरे माथे पर कई काली लकीरें उभर आईं। मैंने बेबस होकर कहा, क्या तुमने बहुत ज्यादा सीईओ रोमांस नॉवेल्स पढ़ ली हैं? तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? आज से पहले मैं युकी अकियावा से कभी मिला तक नहीं था, और वैसे भी हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, तो मैं खुद को बेचूंगा ही क्यों? ऊरू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसे मेरी बात पर थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था। मैंने आगे कहा, जब मेरी और नाना की पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी तब सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। ऊरू कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, जो भी है, आज रात मैं टेस्ट रिजल्ट लेकर तुम्हारे अपार्टमेंट आ जाऊंगी।
इनसाइड ऑफिस छोटी सी नाना कुर्सी पर बैठी अपने पैर झुला रही थी और बहुत खुश लग रही थी। जैसे ही ऊरू वापस अंदर आई, नाना ने तुरंत एक मीठी सी स्माइल दी और साफ आवाज में बोली, आंटी। उसकी वह नरम सी आवाज सुनकर ऊरू का दिल पिघल गया। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ कोमल मुस्कान आ गई। नाना, गुड गर्ल बनो। आंटी को बताओ तुम्हारा नाम क्या है। नाना ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और बच्ची जैसी आवाज में बोली, माई नेम इज मकोनाय एंड आई एम 4 years old। ऊरू ने प्यार से नाना के छोटे छोटे गाल दबाए। उसे नाना बेहद प्यारी लगी। नाना कितनी स्वीट है। क्या आंटी आज रात तुमसे मिलने आ सकती है? ये सुनते ही नाना की आंखें चमक उठी। उसने चिड़िया की तरह जल्दी जल्दी सिर हिलाया। यस यस, इतना कहकर उसने ऊरू के गाल पर एक किस कर दिया। नाना का किस पाकर ऊरू बहुत खुश हो गई। उसके चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई और उसकी नजरें बेहद नरम हो गई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसका चेहरा फिर से पहले जैसा सख्त हो गया। मेरी बहन का इतना जल्दी मूड बदलते देखकर मैं बस अपने होंठ हिलाकर रह गया। मैंने ऑकवर्ड सी स्माइल देते हुए कहा, सिस हम अब चलते हैं। ऊरू ने हल्का सा सिर हिला दिया। मैंने जल्दी से नाना को अपनी गोद में उठा लिया और यूकी अकियावा का हाथ पकड़कर तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। नाना ने अपना छोटा सा हाथ हिलाते हुए कहा, गुड बाय आंटी। ऊरू के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उसने भी हाथ हिलाकर हमें विदा किया और तब तक देखती रही जब तक हम नजर से ओझल नहीं हो गए। उसी समय उसने मन ही मन सोचा, सोचने वाली बात है, नाना की आंखें और भौहें सच में मेरे छोटे भाई से काफी मिलती हैं। यूकी अकियावा ने देखा कि हम दोनों के हाथ अब भी जुड़े हुए थे। उसने हाथ छुड़ाने की बजाय अनजाने में मेरी पकड़ को थोड़ा और कस दिया। इस पल उसे जैसे एक अलग ही तरह की गर्माहट महसूस हुई। कार के पास पहुंचकर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, पीछे का दरवाजा खोला और इशारे से कहा कि पहले वह अंदर बैठ जाए। यूकी अकियावा एक पल के लिए रुकी, फिर खुद को संभाल कर अंदर बैठ गई। मैं भी उसके तुरंत बाद अंदर बैठ गया। नाना ने अपना छोटा सा सिर यूकी अकियावा के कंधे पर टिका दिया। उसकी छोटी छोटी टांगें मेरी गोद पर थीं और उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। यूकी अकियावा खुद को रोक नहीं पाई। उसने प्यार से नाना की नाक दबाई, जिससे नाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन दोनों को ऐसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे समय यहीं रुक गया हो। मैंने यूकी अकियावा की तरफ देखा और पूछ ही लिया, लगता है तुम मेरी सिस्टर को जानती हो? यूकी अकियावा ने हमेशा की तरह शांत आवाज में सिर हिलाया। पिछले महीने तुम्हारी सिस्टर ने ही मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन अरेंज किया था। यह सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। अब समझ आया कि टेस्टिंग सेंटर में नाना के साथ हमें देखकर उसका रिएक्शन इतना ज्यादा क्यों था। मैंने वह बात वहीं छोड़ दी और नैना की तरफ देखने लगा। बिना चाहे ही मेरे चेहरे पर एक नरम मुस्कान आ गई। मैंने पूछा, नाना आज रात क्या डिलिशियस खाना खाना चाहती हो? जैसे ही खाने का नाम आया, नाना तुरंत उत्साहित हो गई। उसने अपने छोटे छोटे पैर झुलाने शुरू कर दिए और चमकती आंखों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, स्वीट एंड सावर पोर्क। नैना को स्वीट एंड सावर पोर्क खाना है। अपनी बेटी की इस प्यारी हरकत पर मुझे हंसी आ गई। मैंने प्यार से उसकी छोटी सी नाक छुई और कहा, लिटिल ग्लूटन, आज रात स्वीट एंड सॉर पोर्क ही बनेगा। इतना कहने के बाद मैंने थोड़ा झिझकते हुए यूकी अकियावा की तरफ देखा। मिस अकियावा, आपको क्या खाना पसंद है? यूकी अकियावा ने हमेशा की तरह शांत स्वर में जवाब दिया, एनीथिंग इज फाइन। और तुम्हें मुझे मिस अकियावा कहने की जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ा नर्वस होकर पूछा, तो क्या मैं तुम्हें यूकी कह सकता हूँ? ये कहते ही मैं थोड़ा घबरा गया। आखिर बचपन से लेकर आज तक मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा था। मुझे यह भी नहीं पता था कि ऑपोजिट सेक्स के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। मैं अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ अपनी माँ जैसा तो व्यवहार नहीं कर सकता था, है ना? यूकी अकियावा की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। फिर उसने बहुत धीमी और नरम आवाज में कहा, मैंने इसे उसकी परमिशन समझ लिया। कुछ ही देर में हम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। मैंने कहा, तुम नाना को ऊपर ले जाओ, मैं ग्रोसरीज खरीद कर आता हूँ। लेकिन यूकी अकियावा के कुछ कहने से पहले ही नाना बोल पड़ी, नाना भी जाएगी? मैं मुस्कुराया और उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, गुड गर्ल बनो नाना, डैडी अभी बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन नाना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस यूकी अकियावा की तरफ देखने लगी और उसका हाथ हल्के से पकड़कर दयनीय चेहरा बनाने लगी। यूकी अकियावा की नाना के सामने बिल्कुल नहीं चलती थी। उसने बिना एक पल सोचे कहा, चलो साथ चलते हैं, वैसे भी मेरे पास कोई और काम नहीं है। नाना खुशी से उछल पड़ी, ये मॉमी मुझे किस दो। यूकी अकियावा ने बेबस होकर मुस्कुराते हुए उसके छोटे से गाल पर एक किस कर दिया। मैंने हल्का सा गला साफ किया। चलो, मैं नाना और यूकी अकियावा को साथ लेकर आराम से अलग अलग वेंडर स्टॉल्स के बीच से चलता हुआ आगे बढ़ा। यह साफ दिखाई दे रहा था कि यूकी अकियावा पहले कभी वेट मार्केट नहीं आई थी। वह मेरे पीछे पीछे चल रही थी और हर चीज को देखकर थोड़ी कंफ्यूज्ड लग रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक डिग्निफाइड सीईओ होने के बावजूद ऐसा दिन भी आएगा जब उसे समझ नहीं आएगा कि यहाँ क्या करना चाहिए। रास्ते भर नाना कभी इस चीज के बारे में पूछती तो कभी उस चीज के बारे में। मैं हर सवाल का धैर्य से जवाब देता रहा। उसके बाद मैं दोनों को लेकर एक सुपरमार्केट के अंदर चला गया।
यूकी अकियावा ने हैरानी से पूछा, हम सुपरमार्केट क्यों आए हैं? मैंने स्वाभाविक अंदाज में जवाब दिया, ऑफ कोर्स नाना के लिए कपड़े खरीदने, नहीं तो आज रात नहाने के बाद वह क्या पहनेगी? ये सुनकर यूकी अकियावा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा सा लड़का इतना थॉटफुल होगा। तभी नाना की नजर कुछ सुंदर कपड़ों पर पड़ी और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उसने हमारा हाथ पकड़कर हमें अपनी तरफ खींच लिया। बहुत जल्दी उसकी नजर एक छोटे से रैबिट कॉस्ट्यूम पर टिक गई। मैंने उसे देखा और मुझे भी वह काफी क्यूट लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसका प्राइस देखा मैं चौंक गया। एक कपड़े की कीमत 1000 येन थी, जबकि मेरे पूरे कपड़ों की कीमत भी 500 येन नहीं थी। लेकिन नन्ना ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वह सीधा यूकी अकियावा के पास गई, उससे लिपटते हुए बोली, नाना को लिटिल रैबिट बनना है। यूकी अकियावा मुस्कुराई। उसने वह कॉस्ट्यूम उठाकर नाना के सामने लगाया और उसका साइज चेक किया। फिर उसने एक बड़ा कोट भी चुन लिया। उसने प्राइस टैग की तरफ एक बार भी नहीं देखा और दोनों कपड़े सीधे मेरे हाथ में थमा दिए। कपड़े लेते हुए अचानक मेरे मन में एक ही ख्याल आया, सीईओ का कीप्ड मैन बनना शायद उतना भी बुरा नहीं है। उसके बाद हमने कुछ डेली नेसेसिटीज और नाना के लिए कुछ टॉयज भी खरीदे। फिर हम तीनों साथ में घर लौट आए। जब हम अपार्टमेंट वापस पहुंचे तब तक नया दरवाजा पहले ही लग चुका था। मैंने सामने लगे नए भूरे रंग के स्मार्ट डोर को देखकर हैरानी से कहा, यह तो बहुत ज्यादा लग्जूरियस है। मन ही मन मैंने सोचा, अगर इसने मेरा दरवाजा तोड़ा ही था तो कम से कम रेनोवेशन का खर्च तो बच गया। ये सोचते ही मेरे चेहरे की मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी। यूकी अकियावा ने भौहें सिकोड़ ली। उसने मन ही मन सोचा, क्या मेरा ये हस्बैंड सच में बेवकूफ है? ये तो सिर्फ एक नया दरवाजा है। तभी असिस्टेंट हीना जल्दी से आगे आई। मिस अकियावा, डोर दोबारा इंस्टॉल कर दिया गया है, अब सिर्फ फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर करने हैं। यूकी अकियावा ने हल्का सा सिर हिलाया और इशारे से हमें फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर करने के लिए कहा। मैंने नाना को गोद में उठाया और उसके साथ अपने फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर कर दिए। उसी समय यूकी अकियावा भी आगे बढ़ी और बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से अपने फिंगरप्रिंट्स भी रजिस्टर कर दिए। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे काम करना होता है और मेरे पास नाना का हर समय ख्याल रखने का समय नहीं है। जरूरत पड़ने पर मैं उसे यहाँ भेज दिया करूंगी। मैंने इस बात पर कुछ नहीं कहा। आखिर वह नाना की माँ थी और मेरी भी स्कूल चल रही थी, इसलिए मेरे पास भी नाना का हर समय ख्याल रखने का समय नहीं था। जिम्मेदारी तो दोनों को मिलकर ही उठानी थी। मुझे चुप देखकर यूकी अकियावा ने राहत की सांस। फिर उसने असिस्टेंट हीना से कहा, डोर रिप्लेसमेंट का पूरा खर्च मेरे प्राइवेट अकाउंट से पे कर देना, फिर ड्राइवर तुम्हें वापस छोड़ देगा। असिस्टेंट हीना ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। यूकी अकियावा ने उसे बाहर तक छोड़ा और वापस आकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं ग्रोसरीज लेकर सीधे किचन में गया और खाना बनाना शुरू कर दिया। उधर नाना बालकनी की तरफ दौड़ी और डॉग को उसके केज से बाहर निकाल दिया। यूकी अकियावा एंट्रेंस पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके दिल में धीरे धीरे एक अजीब सी खुशी भरने लगी। जिंदगी में पहली बार उसे घर होने का असली मतलब महसूस हुआ। उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था, ऐसा सपना जो शायद अगले ही पल गायब हो जाए। तभी नाना ने मीठी आवाज में पुकारा, मॉमी आकर मेरे साथ खेलो। यूकी अकियावा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माँ और बेटी दोनों फर्श पर बैठकर ब्लॉक से खेलने लगी। पूरा कमरा उनकी हंसी से गूंज उठा। मैं खुद को रोक नहीं पाया और जिज्ञासा से किचन से बाहर झांका। मैंने देखा कि नाना यूकी अकियावा की बाहों में लेटी हुई थी और उससे लाड कर रही थी। शाम की ढलती धूप यूकी अकियावा पर पड़ रही थी, जिससे उसका पूरा चेहरा बेहद कोमल और खूबसूरत लग रहा था। इस समय वह अपनी हमेशा वाली ठंडी सी ईओ जैसी नहीं लग रही थी। उसका पूरा स्वभाव नरम पड़ गया था और उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। ये गर्मजोशी भरा दृश्य देखकर मैं कुछ पल के लिए खो गया। उसी समय यूकी अकियावा ने ऊपर देखा और मुझे एप्रन पहने बेवकूफों की तरह उसे घूरते हुए पकड़ लिया। उसके होठों की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी आंखों में एक जटिल सा भाव उभर आया। उसने मन ही मन सोचा, मैं आखिर कितनी अकेली और बेबस हो गई हूँ जो इस इंसान के लिए भी मेरे दिल में भाव आने लगे। मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। मैं तुरंत घबराकर मुड़ा और पहले से धुली हुई सब्जियों को दोबारा धोने लगा, जैसे मैं बहुत व्यस्त हूँ। ये देखकर यूकी अकियावा अपने आप हल्के से हंस पड़ी। करीब आधे घंटे बाद मैं आखिरी डिश लेकर डाइनिंग टेबल पर आया। मैंने उसे रखते हुए कहा, खाने का समय हो गया। ये सुनते ही नाना और यूकी अकियावा ने खेलना बंद किया, उठी और जल्दी जल्दी डाइनिंग रूम की तरफ आ गई। माँ और बेटी को अपनी तरफ दौड़कर आते देख मेरे सीने में गर्व की एक अजीब सी भावना भर गई। इतनी देर से खाना बनाने में व्यस्त रहने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। नाना जल्दी से अपनी कुर्सी पर चढ़ गई। वह अपने छोटे छोटे पैर झुलाते हुए खाने का इंतजार करने लगी। तभी यूकी अकियावा बोली, नाना पहले जाकर अपने हाथ धोकर आओ। नाना ने मेरी तरफ देखा और मुंह फुलाकर लाड से बोली, डैडी नाना को बहुत भूख लगी है। लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही यूकी अकियावा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने थोड़ा सख्त स्वर में कहा, नाना। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी नजर लिविंग रूम में बैठे डॉग की तरफ घुमा ली और धीरे से बड़बड़ाया, अरे
अरे मैंने अभी तक डॉग को खाना ही नहीं खिलाया। इतना कहकर मैं सीधे लिविंग रूम की तरफ चला गया। नाना ने मुंह फुलाया। वह बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वह यूकी अकियावा के पीछे पीछे किचन में हाथ धोने चली गई। डॉग को खाना खिलाने के बाद मैं वापस डाइनिंग टेबल पर आ गया। जैसे ही मैं बैठकर खाना खाने वाला था, एक तेज नजर मेरी तरफ उठी। मैंने कटोरा और चॉपस्टिक्स पकड़े हुए ही हाथ रोक लिया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि गलती क्या हुई है। मैं बिना कुछ बोले फिर से उठा और किचन में जाकर अपने हाथ धोकर आया। यूकी अकियावा ने हल्के से सिर हिलाया। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि नाना की यह बुरी आदत आखिर आई कहां से है। हाथ धोकर मैं वापस टेबल पर आकर बैठ गया। तब तक नाना का सब्र जवाब दे चुका था। उसने बड़ी सफाई से अपने स्पून से स्वीट एंड सावर पोर्क का एक टुकड़ा उठाकर अपने बोल में रखा और मजे से खाना शुरू कर दिया। ये देखकर यूकी अकियावा हल्के से मुस्कुरा दी। उसने भी अपने लिए पोर्क का एक टुकड़ा उठाया। उसे लगा था कि मेरा खाना बस ठीक ठाक होगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर खाया वह चौंक गई। खाना उम्मीद से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था। उसका स्वाद तो प्रोफेशनल शेफ्स को भी टक्कर दे सकता था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी कुकिंग इतनी अच्छी होगी। वह मेरी तारीफ करना चाहती थी, लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो पाया कि मैं सिर झुकाए बस तेजी से खाना खाए जा रहा था। मेरे राइस का पूरा भरा हुआ बोल आधे से ज्यादा खाली हो चुका था। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया कि बाप बेटी दोनों एक जैसे क्यों हैं। नाना के खाने का तरीका बिल्कुल मेरा ही छोटा वर्जन था। ये देखकर उसके सिर में दर्द होने लगा। उसने मन ही मन सोचा, लगता है नाना ने मेरे अलावा अपने पिता की हर आदत विरासत में ले ली है। फिर उसने तुरंत अपने ही विचार को बदल दिया। नहीं, मेरी इतनी प्यारी बेटी अपने पिता जैसी छोटी सी फूल नहीं हो सकती। ये सोचकर उसने अपना बोल और चॉपस्टिक्स मेज पर रख दिए। मैं और नाना दोनों ने एक साथ सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। हम दोनों के चेहरों पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। यूकी अकियावा ने थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, धीरे धीरे खाओ, कोई तुमसे खाना छीनने वाला नहीं है। मैं और नाना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन हम दोनों एक साथ हंस पड़े। मैंने शर्माते हुए समझाया, मैं अभी अभी हाई स्कूल से निकला हूँ, अभी तक यह आदत नहीं बदली है, अगली बार ध्यान रखूंगा। यूकी अकियावा ने बेबसी से अपना माथा पकड़ लिया और धीरे से आह भरी। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं बल्कि एक बेटे को भी पाल रही हूँ। लेकिन उसने इसके बाद कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगी। यूकी अकियावा के समझाने के बाद हम दोनों बाप बेटी पहले से कहीं ज्यादा सभ्य तरीके से खाना खाने लगे। कुछ ही देर में तीनों का खाना खत्म हो गया। मेरा बनाया हुआ खाना पूरी तरह सफल रहा। नाना ने लगभग आधा बोल खाया और यूकी अकियावा ने जिंदगी में पहली बार पूरे 1.5 बोल खाना खा लिया। आमतौर पर उसे चाहे कितनी भी भूख क्यों न लगी हो, वह बहुत कम खाती थी, लेकिन आज उसने उम्मीद से कहीं ज्यादा खा लिया था। इस बात पर उसे खुद भी हैरानी हो रही थी। खाने के बाद वह नाना को लेकर लिविंग रूम में आराम करने चली गई। उधर मैं किचन में जाकर बर्तन साफ करने लगा। मुझे सारे बर्तन साफ करने में सिर्फ 2-3 मिनट लगे। मैंने उन्हें उनकी जगह रखा, अपने हाथ पोंछे और किचन से बाहर आ गया। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। अभी सिर्फ रात के 8:10 बजे थे। मैंने यूकी अकियावा की तरफ देखा और पूछा, यूकी, अभी तो काफी जल्दी है, क्या तुम मेरे साथ डॉग को वॉक कराने चलोगी? अगर तुम बिजी हो तो मैं सिर्फ नाना को लेकर चला जाता हूँ। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही यूकी अकियावा ने जवाब दे दिया, श्योर, इससे खाना भी अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा। उसका इतनी आसानी से मान जाना देखकर मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मैंने एंट्रेंस के पास रखी कैबिनेट से डॉग की लीश निकाली और बड़े अभ्यास से उसे डॉग के हार्नेस में बांध दिया। दरवाजे के पास खड़ा डॉग खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था। उसी समय नाना भी अपनी छोटी छोटी टांगों से दौड़ती हुई आई। उसने चमकती आंखों से मेरी तरफ देखा और पूछा, डैडी, क्या हम डॉग को वॉक कराने जा रहे हैं? मैं मुस्कुराया, हाँ, क्या नाना भी चलना चाहती है? यस। नाना ने जोर जोर से सिर हिलाया और खुद आगे बढ़कर यूकी अकियावा का हाथ पकड़ लिया। यूकी अकियावा ने अपनी बेटी के उस छोटे से हाथ को देखा। उसके दिल में फिर से गर्माहट भर गई। उसने भी नाना का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। हम तीनों अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकले और एलिवेटर से नीचे आ गए। रात के समय नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने एक हाथ से नाना का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से डॉग की लीश थाम रखी थी। डॉग खुशी खुशी रास्ते के किनारे उगी हरी घास को सूंघते हुए चल रहा था। नदी से आती ठंडी हवा यूकी अकियावा के बालों को धीरे धीरे उड़ा रही थी। उसने अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी जो खुशी खुशी मेरे साथ उछलते हुए चल रही थी। उसके होंठों के किनारे अपने आप हल्के से ऊपर उठ गए। ऐसी रात ऐसा साथ। उसके दिल में हमेशा तनी रहने वाली बेचैनी अपने आप ढीली पड़ने लगी, जैसे सचमुच वे तीनों एक साधारण परिवार हों जो रात का खाना खाने के बाद साथ में सैर करने निकले हों। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद नाना के कदम धीरे धीरे रुकने लगे। उसने मेरे कपड़ों को हल्के से खींचा और उन्नींदी आवाज में बोली, डैडी, नाना अब और नहीं चल सकती। मैं मुस्कुराया और उसके सामने झुक गया। तो डैडी तुम्हें अपनी पीठ पर
उठा ले। नाना ने तुरंत खुशी खुशी अपनी दोनों छोटी बाहें मेरी तरफ फैला दी। मैंने आसानी से उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और उसके छोटे से शरीर को मजबूती से संभाल लिया। ये देखकर यूकी अकियावा बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से मेरे हाथ से डॉग की लीश ले ली और बिना कुछ कहे हमारे साथ साथ चलने लगी। जब हम अपार्टमेंट बिल्डिंग वापस पहुंचे तब तक डॉग भी पूरी तरह खेल कर थक चुका था। वह चुपचाप हमारे पीछे पीछे एलिवेटर में चढ़ गया। एलिवेटर के अंदर यूकी अकियावा मेरी पीठ पर लगभग सो चुकी नाना के पास झुकी और धीरे से बोली, नाना चलो नहा लेते हैं, ठीक है? नाना ने उनींदी सी आवाज में बस इतना कहा। यूकी अकियावा उसे गोद में लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर बाद बाथरूम से पानी की आवाज और माँ बेटी की हंसी सुनाई देने लगी। मॉमी यहाँ बबल्स हैं, कितने सारे बबल्स। ज्यादा देर नहीं हुई कि नाना की छोटी छोटी पलकों पर नींद पूरी तरह छाने लगी। उसने एक प्यारी सी जम्हाई ली और उसका सिर बार बार झुकने लगा। वह साफ तौर पर बहुत थक चुकी थी। यूकी अकियावा अपनी उनींदी और बेहद प्यारी बेटी को देखती रही। उसके होठों पर अपने आप एक बेहद कोमल मुस्कान आ गई।